आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मुनीफ़ फ़ारूकी आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज फ़ाउंडेशन का फ़िज़ियोलॉजी का वन शॉट लेक्चर तैयार कर रहा हूँ कि जिसमें ना सिर्फ आपकी थ्योरी पॉइंट्स बल्कि आपकी OSP भी कवर हो रही होगी। ठीक है, चलें जी आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि ये फ़िज़ियोलॉजी का मतलब होता क्या है। तो बॉडी के नॉर्मल निज़ाम को, बॉडी की नॉर्मल वर्किंग को हम फिज़ियोलॉजी का नाम दें। ठीक है, फिज़ियोलॉजी का ये स्टडी है, ये पढ़ाई है किसकी, बॉडी की नॉर्मल वर्किंग की। अगर ये वर्किंग नॉर्मल ना रहे, कोई ख़राबी आ जाए तो हम पैथोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, मैंने कहा नॉर्मल वर्किंग क्या है, फिज़ियोलॉजी है, और अगर कोई ख़राबी आ जाए तो वो पैथोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ मीन बाय दिस ICF इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, व्हाट इज़ मीन बाय दिस ECF। आओ हम इसको इस डायग्राम से मास्टर करें। भाई देखो यहाँ पर सबसे पहले मान लो कि किसी की आर्टरी है, ये किसी की वेन है, ये किसी की एक कुछ मतलब यानी कि एक ब्लड स्ट्रीम है, यहाँ से ब्लड पास कर रहा है। अब यहाँ इससे पहले एक एग्जांपल सुनो। फ़र्ज़ करो ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और मैंने इस टेस्ट ट्यूब में किसी का ब्लड भर दिया। ठीक है, अब जब मैं कुछ देर के बाद आऊँगा और मैं कुछ देर के बाद आके इसी टेस्ट ट्यूब को देखूँगा तो मुझे अंदाज़ा होगा कि ये ब्लड बिल्कुल बॉटम पे आके ना जम जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर थोड़ा सा ये वाटरी पार्ट दिखेगा जो कि कलरलेस होगा। ठीक है, देखो ये जो ब्लड जमा हुआ है ना, इस जमे हुए ब्लड को मैं हेमाटोक्रिट का नाम दूंगा। हेमाटोक्रिट का नाम दूंगा। अब सर ये हेमाटोक्रिट क्या है, तो मैंने कहा इस हेमाटोक्रिट में ब्लड के सारे सेल्स आ रहे हैं। भाई कौन कौन से सेल्स आ रहे हैं, इसके अंदर RBC भी आ रहे हैं, इसके अंदर प्लेटलेट्स भी आ रहे हैं, इसके अंदर WBCs भी आ रहे हैं, और ये जो वाटरी पार्ट है, इस वाटरी पार्ट को हम प्लाज्मा का नाम देंगे। ठीक है, और इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा अब फ़र्ज़ करो जब भी आप मुस्तकबिल में ये CBC रिपोर्ट देखोगे, कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट देखोगे, तो हेमाटोक्रिट एक बंदे का नॉर्मली 45% होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल इंसान का। फ़र्ज़ करो किसी का बड़ा हुआ है तो मुमकिन है कि उसके WBCs बड़े हुए हों और वो किसी इन्फेक्शन से लड़ रहा हो। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका हेमाटोक्रिट बड़ा हुआ, मुमकिन है कि वो एनीमिक हो, उसमें एनीमिया हो, उसमें खून की कमी हो, उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो, तभी बॉडी कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा RBCs फॉर्म कर रही हो। या मुमकिन है कि वो किसी एल्टीट्यूड पे वो मरी वगैरह गया, वो पहाड़ों में गया, वो कि जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तभी उसको सांस जो है ना बहुत ज़्यादा खींच के आ रहा है और उसको ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तभी बॉडी कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा RBC फॉर्म कर रही हो। भाई RBC का अक्सर क्या ताल्लुक इस सांस लेने से, मैंने कहा भाई RBC के अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक बस है कि जिसमें 4 सीट्स हैं। ठीक है, या तो उसमें ऑक्सीजन सवार है या फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सवार होकर आपकी पूरी बॉडी में घूम रहा होता है। ठीक है, नाउ बैक टू द पॉइंट। यहाँ देखो मैंने कहा भाई फ़र्ज़ करो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर मौजूद सारा का सारा फ्लूइड, इसको हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का नाम दे रहे हैं। भाई इंट्रा मतलब अंदर, सेल के अंदर मौजूद फ्लूइड को मैं ICF या फिर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का नाम दे रहा हूँ। अब सुनो भाई ये एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान में फासलों को, दरमियान में, बीच में, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियम। मैंने कहा एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, इनके बिटवीन, इनके दरमियान, इनके बीच में जो फासला है इसको मैं इंटरस्टिशियम बोलता हूँ। तो इस फासले पे मौजूद सारे के सारे फ्लूइड को मैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ भाई, क्या लिखा हुआ है, हमने ICF पढ़ लिया, हमने ECF पढ़ लिया। गाइटन में एक बहुत अच्छी बात मेंशन है कि हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, हमारे पास कोई अच्छा आला नहीं है कि हम बैठ के ICF मेजर कर सकें, तभी हम खाली ECF को मेजर कर रहे होते हैं और ECF की बेसिस पर हम बॉडी के नॉर्मल फ्लूइड्स को काउंट कर रहे होते हैं। अगर वो आपसे वाइवा के अंदर पूछ लें कि बॉडी का नॉर्मल इन्वायरमेंट हम किसकी बेस पे कह रहे हैं, तो हम बॉडी के नॉर्मल इन्वायरमेंट को ECF से जज कर रहे होते हैं, जो कि हम ICF को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हमें ये सारी कंपोजिशंस याद करनी, मैंने कहा नहीं, हमें सिर्फ सोडियम याद कर लेना है और हमें सिर्फ पोटेशियम याद कर लेना है, बाकी कोई भी हमें रेंज याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफ में आपकी रेंजेस नहीं आ रही होती। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बहुत अच्छा एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, लफ्ज़ है होम्योस्टेसिस। व्हाट इज़ मीन बाय दिस, बॉडी के नॉर्मल निज़ाम को नॉर्मल रखना, बॉडी की वैल्यूज़ को उनकी रेंज में रखना, बॉडी के सारे सिस्टम्स को एक ख़ास तरीके से लेके चलना, इसको हम होम्योस्टेसिस का नाम दें। भाई फ़र्ज़ करो मेरा घर है,
ठीक है, मेरे अब्बू हैं। मेरा छोटा भाई अगर कोई समझो कि हरकत करते तो उसको उसको कौन बैलेंस करेगा? उसको मेरे अब्बू बैलेंस करेंगे ना। तो बॉडी के सारे फंक्शंस को बैलेंस करना, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस करना, इसको हम होम्योस्टेसिस का नाम दे रहे हैं। अब सुनो भाई, ये दो तरह का, एक नेगेटिव है। अच्छा सुनो, इसमें फीडबैक क्या है? सुनो, फीडबैक दो तरह का, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। भाई क्या मतलब? कोई काम हो रहा था और मैंने होते हुए काम को और बढ़ा दिया, दिस इज़ पॉजिटिव फीडबैक। कोई काम हो रहा था, मैंने होते हुए काम को रोक दिया, दिस इज़ बेसिकली नेगेटिव फीडबैक। अब सर आप एक्सप्लेन करें, आप क्या कह रहे हैं? भाई मैंने कहा एग्जाम्पल्स में बात करते हैं। अच्छा पहले मैं इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूँ। भाई सुनो सुनो, क्या किसी की, चलो फॉर एग्जांपल आपकी वालदा हैं, ठीक है, आपकी अम्मी गई बाज़ार से, वो 2 kg चिकन लेकर आ गई, ठीक है, लेकिन जो बिरयानी बननी थी वो खाली 1 kg की बननी थी। अब क्या करें? अब जो बाकी चिकन है उसको अम्मी पैक करेंगी और पैक करके घर के फ्रिज में स्टोर कर देंगे, ठीक है, यही सबके घर में होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब फ़र्ज़ करो ये कोई नॉर्मल इंसान है, ठीक है, इस इंसान ने कोई बर्गर खा लिया। अब बर्गर खाने के बाद इसकी पूरी बॉडी में बहुत सारा क्या फैल गया? भाई ग्लूकोज़ फैल गया, बहुत सारा ग्लूकोज़ फैल गया। अब क्या हुआ? अब लेकिन बॉडी को इतने ज़्यादा ग्लूकोज़ की ज़रूरत नहीं थी। अब क्या करें? अब भाई बॉडी में ग्लैंड है, उसका नाम है लबलबा, या फिर उसको आप पेनक्रियाज भी बोलते हो। फ़र्ज़ करो पेनक्रियाज से एक हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन का नाम है जनाब इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन नाम है। इंसुलिन ने क्या किया? इंसुलिन आई और इंसुलिन ने आके इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया इनटू व्हाट? इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है भाई, यानी कि इस ग्लूकोज को थैली में पैक कर दिया, और थैली में पैक करने के बाद इसको बॉडी के फ्रिज यानी कि बॉडी के लिवर में स्टोर कर दिया। अब वो जो ग्लूकोज थी वो बॉडी के लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गई। मुझे बताओ ये कौन सा फीडबैक हुआ? बॉडी में ग्लूकोज बढ़ रही थी, इंसुलिन ने आके ग्लूकोज को कम कर दिया, दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ नेगेटिव फीडबैक, है ना। कोई काम हो रहा था, कोई चीज़ बढ़ रही थी, उसको आके हमने कम कर दिया, दिस इज़ नेगेटिव फीडबैक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब फ़र्ज़ करो मैं बहुत भाग के आया हूँ, ठीक है, मैं जिम से आया हूँ, मुझे एनर्जी की ज़रूरत है मगर मैंने खाना नहीं खाया हुआ। अब क्या करें? अब इसी लबलबे से, इसी पैनक्रियाज से एक और हार्मोन निकलेगा और उसका नाम है ग्लूकागॉन। और वो ग्लूकागॉन जाके इस फ्रिज से, इस लिवर से ग्लाइकोजन को वापस इंसुलिन में कन्वर्ट कर देगा, वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, वापस ग्लूकोज में तोड़ देगा ताकि बॉडी उसको यूज़ कर सके, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये किसकी एग्जांपल है? तो ये भी हमारे पास नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है। भाई कैसे? सुनो, बॉडी में ग्लूकोज कम थी, कोई हार्मोन आया और उस हार्मोन ने आने के साथ ग्लूकोज को बढ़ा दिया। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट? दिस इज़ बेसिकली नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। अब इस डायग्राम को आप देखो कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, ये MCQ आता है कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म किसकी एग्जांपल है? तो ये नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब भाई सर आपने बता दिया नेगेटिव फीडबैक, तो पॉजिटिव फीडबैक कहाँ होगी? भाई मैंने कहा बर्थ में होगी। देखो बर्थ कह दूँ, डिलीवरी कह दूँ, लेबर कह दूँ, एक ही बात है, ठीक है। इसमें कौन सा फीडबैक फॉलो हो रहा है? इसमें पॉजिटिव फीडबैक फॉलो हो रहा है। भाई कैसे? सुनो, जब एक नॉर्मल बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो उसकी डिलीवरी में मदर को पेन हो रहा है और उस पेन के नतीजे में एक हार्मोन निकल रहा है, नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन बेसिकली जाके यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बच्चा बाहर की जाने पुश होगा। अब जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो उसके नतीजे में बॉडी मज़ीद ऑक्सीटोसिन की फॉर्मेशन करती है। तो यानी कि मैंने कहा भाई ऑक्सीटोसिन बना, कॉन्ट्रैक्शंस हुई और इन कॉन्ट्रैक्शंस को देख के बॉडी ने मज़ीद ऑक्सीटोसिन फॉर्म किया। सो दिस इज़ बेसिकली द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। एक और बात सुनो, फ़र्ज़ करो ये किसी का हाथ है, ठीक है, इसके हाथ पे कट लग गया, ठीक है। कट लगने के बाद मैंने कहा भाई एक प्लेटलेट फ़ौरन से भाग के यहाँ पर आ गया। अब इस एक प्लेटलेट को देख के मज़ीद प्लेटलेट्स यहाँ पे जमा हुए और ये जमा हो के इन्होंने एक क्लॉट फॉर्म कर दिया। तो क्लॉट फॉर्मेशन किसकी एग्जांपल है? अगेन पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, ठीक है, वो लफ्ज़ है वीकियस सर्कल, जिसको मैं VCS बोलूँ, जो बोलना चाहो बोलो, प्रोनाउंसिएशन डजेंट मैटर, ठीक है। ये क्या होता है? सुनो,
कभी कभार ना पॉजिटिव फीडबैक बॉडी के लिए जानलेवा हो जाता है। भाई कैसे? खुदा ना करता किसी का एक्सीडेंट हुआ, अब उसके एक्सीडेंट में उसको ब्लीडिंग हो रही है। भाई जब उसकी ब्लीडिंग अगर 2 लीटर्स तक पहुंच गई तो 2 लीटर्स के बाद बॉडी को ये गुमान होगा कि शायद ये ब्लीडिंग किसी ख़ास काम से हो रही है, शायद ये ब्लीडिंग किसी अच्छे काम से हो रही है। तो बॉडी इस ब्लीडिंग को प्रमोट करेगी, बॉडी इस ब्लीडिंग को बढ़ाएगी। तभी हम कहते हैं कि 2 लीटर ब्लीडिंग के बाद कोई बंदा नहीं बच सकता, उसकी मौत यकीनी है, वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे कि ब्लीडिंग, ये गाइटन का एक डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हॉस्पिटल में भी आती है। ठीक है, तो ब्लीडिंग किसकी एग्जाम्पल है? बहुत इंपॉर्टेंट MCQ। तो ब्लीडिंग पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल है और ये बॉडी के लिए जानलेवा हो सकती है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूँगा, मैं आपसे सेल के बारे में बात करूँगा। चलें जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम एक नॉर्मल सेल के बारे में बात करेंगे। भाई सेल क्या होता है? हम बचपन से पढ़ते आए हुए हैं, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं सेल की कंपोजिशंस के बारे में बात करूँगा। फ़र्ज़ करो कि ये एक सेल है, ठीक है, और ये सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ चला गया ये? अच्छा चलें, यहाँ देखिए भाई सब यहाँ देखो, सेल के न्यूक्लियस के बाहर मौजूद जितना फ्लूइड है ना, मैं उस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म का नाम दूंगा। ठीक है, ये सारा का सारा फ्लूइड साइटोप्लाज्म है। ठीक है, बट अगर मैं कहूँ कि न्यूक्लियस के अंदर से लेके सेल मेम्ब्रेन तक, मैंने कहा न्यूक्लियस के अंदर से लेके सेल मेम्ब्रेन तक मौजूद जितना फ्लूइड है, मैं उसको प्रोटोप्लाज्म का नाम दूंगा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अगर वो आपसे पूछ लें कि साइटोप्लाज्म क्या है, तो वो रीजन है, वो फ्लूइड है, कहाँ से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर, मैंने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रोटोप्लाज्म की बात करूँ तो भाई प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जितना भी फ्लूइड है, हम उसे प्रोटोप्लाज्म का नाम दे रहे हैं। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपसे बात करूंगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अच्छा, हम ये बात जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर है और प्लांट सेल की इनर मोस्ट लेयर है। प्लांट सेल में अल्लाह ताला ने एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखी है, प्लांट के पास सेल वॉल भी होती है, जबकि एनिमल सेल के पास कोई सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। अब यहाँ देखो, मैं सेल मेम्ब्रेन की एक बेसिक सी डायग्राम पहले आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। भाई यहाँ देखो, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन की एक बेसिक डायग्राम है जो कि मिलके बनी है फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर है, बाय बोलते हैं दो को, देखो एक ये रही और एक ये रही, तो ये फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं कि भाई फॉस्फोलिपिड के समंदर में प्रोटीन आइसबर्ग के तौर पे तैर रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोटीन्स हैं जो आइसबर्ग के तौर पे तैर रहे हैं। अब सुनो भाई, सेल मेम्ब्रेन बच्चों 3 चीज़ों से मिलके बनी। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन एंड नंबर 3 फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब सब यहाँ देखो भाई, ये जो लेयर है ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों की दोनों लेयर्स मिलके बनी है फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, ये जो प्रोटीन है, अब देखो प्रोटीन दो तरह का, एक वो जो बिल्कुल अंदर तक जो है ना भाई घुसा हुआ है। ठीक है, एक वो मैंने कहा जो बिल्कुल अंदर तक जगड़ा हुआ है, बिल्कुल अंदर तक घुसा हुआ है। इस वाले प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन का नाम देंगे, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला प्रोटीन जो बिल्कुल अंदर तक दबा हुआ है, उसको हमने इंटीग्रल प्रोटीन का नाम दिया। और वो प्रोटीन जो खाली सरफेस के ऊपर है, जो खाली बाहर है, हम उस वाले प्रोटीन को पेरिफेरल प्रोटीन का नाम दे रहे हैं। अब देखो भाई, ये कार्बोहाइड्रेट मैंने कहा सरफेस के ऊपर है। ठीक है, ये बेसिकली आपकी गाइडन से डायग्राम मैंने ली हुई। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ है? मैंने कहा ये सरफेस के ऊपर है। अब सुनो, बहुत मज़े की बात क्या, मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ये फॉस्फोलिपिड बाय, यहाँ देखो एक मिनट, ओके सब यहाँ देखो भाई, मैंने आपसे कहा कि ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर है। ठीक है, और ये इसके ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बने हुए टेल हैं। ठीक है, ये देखो, दूसरी जानिब भी सेम फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से बने हुए इसकी टांगें। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई, ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, ये हम इंसानों जैसा है।
मैंने कहा ये फॉस्फोलिपिड हम इंसानों जैसे कैसे? ये बाहर से तो ये बाहर से तो समझो कि मोहब्बत बांटने की एक्टिंग करता है। ये बाहर से तो हाइड्रोफिलिक है, मगर अंदर से हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी से मोहब्बत का दिखावा करता है, मगर अंदर से पानी से नफ़रत करता है, पानी से बहुत डरता है। मैंने कहा कि इसकी जो आउटर लेयर है ये बाहर से पानी से मोहब्बत के दावे करता है, लेकिन इंटरनल लेयर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पानी से नफ़रत करता है, ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ देखो बहुत अच्छी बात है क्या भाई, हम इसके फंक्शंस को भी हाथ के हाथ यहीं से मास्टर कर लेंगे। यहाँ देखो क्या क्या बातें यहाँ लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमने कह दिया कि भाई एक लिपिड बायलेयर है। ठीक है, हम बता चुके हैं कि इसकी टेल कोलेस्ट्रॉल से मिलके बनी है, हेड फॉस्फोलिपिड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, हमने कहा कि बाहर से ये कैसा है, बाहर से ये पानी से मोहब्बत के दावे करता है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर सॉल्यूबल है, मगर अंदर से ये हाइड्रोफोबिक है। हम ये बात कर चुके हैं। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भाई इसके फंक्शंस क्या क्या। देखो भाई मैंने कहा प्रोटीन दो तरह का है। एक वो था जो इस पूरी की पूरी मेम्ब्रेन में देखो जगड़ा हुआ है, ये रहा, ये वो प्रोटीन है जो इस पूरी की पूरी मेम्ब्रेन में है। ठीक है, इसको मैंने इंटीग्रल प्रोटीन का नाम दिया। दूसरा वो जो खाली बाहर की जानिब है, ये रहा, इसको हमने पेरिफेरल यानी कि पेरिफ्री पे, इसको हमने पेरिफेरल प्रोटीन का नाम दिया। अब देखो इंटीग्रल प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला फंक्शन, ये चैनल प्रोवाइड करेगा। भाई क्या मतलब, फ़र्ज़ करो ये पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये प्रोटीन ये रहा, तो ये एक रास्ता बन जाएगा, ये गेट बन जाएगा। इस रास्ते से मखसूस आयन जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये कैसा बन गया, ये गेट बन गया, पहली बात। दूसरा, ये कैरियर प्रोटीन के तौर पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पे कोई आयन आया, ये उसको रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद उस आयन को सेल मेम्ब्रेन से पास करवा देगा, उस आयन को अंदर ले जाएगा। ठीक है, समझो कि एक तरह से स्टेट एजेंट के तौर पे काम करेगा, एक तरह से एजेंट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, आप जानते हैं ये एंजाइम के तौर पे, बिकॉज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, एंजाइम्स तो खुद प्रोटीन से मिलके बने हुए, तभी हमने ये बात बोली कि भाई ये एंजाइम के तौर पे भी काम कर सकता है। बाकी और बात सुनो, अब देखो रिसेप्टर्स कौन है, रिसेप्टर्स बेसिकली रिसेप्शनिस्ट होते हैं। आप यूनिवर्सिटी में आए, बाहर आपको कोई बंदा रिसीव कर रहा है, वो रिसेप्शनिस्ट है। तो बेसिकली मैंने कहा कि रिसेप्टर्स भी इटसेल्फ प्रोटीन से मिलके बने, तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये रिसेप्टर्स के तौर पे भी काम कर सकता है। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो भाई जो पेरिफेरल प्रोटीन है जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर है, ये भी अगेन एंजाइम के तौर पे काम कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, देखो कार्बोहाइड्रेट कभी भी अकेला नहीं होगा। मान लो मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लाइको, मैंने कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइको का नाम दिया। अब कार्बोहाइड्रेट या तो साथ मिला हुआ होगा लिपिड से और वो ग्लाइकोलिपिड बनेगा, या तो वो साथ मिला हुआ होगा प्रोटीन से और वो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। ठीक है, अब सुनो बेसिकली होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट ना नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से इस पूरी सेल मेम्ब्रेन बच्चों एक नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, ताकि जो सेल के अंदर जो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं, जो सेल के अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, वो इससे रिपेल हो सकें, वो इससे दूर जा सकें। जो सेल के बाहर जो नेगेटिविटी है वो इस सेल मेम्ब्रेन से दूर रह सके। जो सेल के बाहर गंदे लोग हैं, जो सेल के बाहर नेगेटिव लोग हैं, वो इस सेल से दूर रह सकें विद द हेल्प ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। बिकॉज हमें इस बात का इल्म है कि नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तुम और तुम्हारे बहन भाई यू आर दी लाइक चार्जेस, लड़ते रहते हो, लेकिन तुम और तुम्हारे मखसूस दोस्त अनलाइक चार्जेस, प्यार मोहब्बत है। ठीक है, सब साथ हो, कपल बने हुए हो। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इस पार्ट को मैं कट कर दूंगा। अब चले, हमने कार्बोहाइड्रेट तक बात कर ली। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि अच्छा इसमें एक बात और जानो, कार्बोहाइड्रेट ना मोहब्बत का दर्ज भी होता है। भाई किस तरह से, ये साथ वाले सेल से जुड़ने में काम करता है। ठीक है, मैंने कहा ग्लाइकोक्लाइसिस जो है ना बच्चों, ये एडजेसेंट सेल से, साल वाले सेल से जुड़ने में काम करता है। ठीक है, और ये इम्यून रिएक्शंस में भी काम कर सकता है। ठीक है, नाउ अब मैं आपसे साइटोप्लाज्म के बारे में बात करूँगा। इस पूरी डिटेल को कट कर दो, मैं आपको बहुत आसानी से पूरे साइटोप्लाज्म को इस वाले पार्ट पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो भाई, पहले हमने बात कर ली कि साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हम समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ देखो मान लो ये किसी का घर है।
ठीक है, ये किसी का घर है, मैंने कहा ये न्यूक्लियस है। अब सुनो बच्चों, बात सारी ये है कि साइटोप्लाज्म का ना फिजियोकेमिकल नेचर है, ठीक है, इसका फिजियोकेमिकल नेचर यानी कि इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है। पहले आप सब बच्चे ये बात जानो, बात क्या है बच्चों, क्या कि केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि साइटोप्लाज्म 90% वाटर से मिलके बना है, बाकी 10% ये सॉल्यूट से मिलके बना है, ठीक है। वो सॉल्यूट कुछ भी हो सकते हैं। अब सुनो बच्चों, वो सॉल्यूट या तो वो बच्चों लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब सुनो, अगर वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, भाई लार्ज मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, फॉर एग्जांपल पॉलीसैकेराइड, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, फॉर एग्जांपल आरएनए। अगर ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, क्या ये, भाई सुनो, अगर मैं चाय के अंदर गुड़ डाल दूं बड़ा सा, क्या वो डिज़ोल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल बच्चों क्या फॉर्म करेंगे, ये बेसिकली साइटोप्लाज्म में कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, एक गाढ़ा सा सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। जबकि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, भाई कौन कौन से, सर्टेन आइंस हैं, ग्लूकोज है और अमाइनो एसिड है, ठीक है, अमाइनो एसिड है, ये सारे के सारे मिलके बच्चों ये ट्रू सॉल्यूशन कॉज करेंगे, फॉर्म करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली। अब सुनो बच्चों, साइटोप्लाज्म में जेली लाइक होता है। क्या मतलब, ये ना ही पूरा लिक्विड है ना पूरा सॉलिड है। तो हमने कहा भाई ये सेमी सॉलिड है और ये सेमी लिक्विड है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, मुझे बताओ कि अगर मैं कह दूँ ये घर का हेड क्वार्टर है, ठीक है, हेड क्वार्टर से करीब किचन होगा ना, है ना, ताकि सारा का सारा खाना वहाँ बन सके। तो सुनो, ये मैंने कहा न्यूक्लियस से करीब साइटोप्लाज्म का एक रीजन है कि जहाँ पे खाना बनेगा, और न्यूक्लियस के दूर एक और रीजन है कि जहाँ पे जो समझो जो स्टोर है, स्टोर घर में अलग होता है ना, स्टोर बिल्कुल बाहर की तरफ होता है। तो सुनो बच्चों, ये जो स्टोर है ना, इस स्टोर को मैं साइटोजेल का नाम दूंगा। यहाँ पे अच्छा देखो, जेल कैसा होता है, जेल विस्कस होता है ना, जेल गाढ़ा होता है। और ये क्या है, जो न्यूक्लियस के करीब है, इसको मैं साइटोसोल बोलूँगा, ठीक है, बिकॉज ये समझो किचन है, ये लेस विस्कस है, ये गाढ़ा नहीं, ये बहुत पतला है, तभी तो सॉल्यूशन है, सोल है, साइटोसोल है। और इसमें क्या होगा, मैंने कहा भाई किचन में खाना बनता है, तो यहाँ पे बेसिकली मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, खाना बनेगा, साइटोसोल में मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा। और साइटोजेल में मैंने क्या कहा था, स्टोर रूम है, तो यहाँ पे बेसिकली स्टोरेज होगी, ये स्टोर हाउस है, ठीक है, कोई मसला, आप सब मेरे साथ हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने कहा भाई साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या हो गया, इस नॉलेज की बेसिस पे साइटोप्लाज्म के दो फंक्शंस हो गए। पहली बात, इसमें या तो स्टोरेज हो रही है या फिर इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है। अब मेटाबॉलिज्म दो बहुत मशहूर हैं, वो आपसे एमसीक्यू में पूछेंगे। पहला काम बच्चों, पहला काम है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और दूसरा काम है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। ये दोनों काम बच्चों साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको साइटोप्लाज्म समझ में आ गया होगा। मैं आई मूव फॉरवर्ड, ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वेट मैं यहाँ पे एक और पेज पहले निकाल लूँ। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप सबसे न्यूक्लियस के बारे में बात करूँगा, ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एमसीक्यू पे बात करेंगे, वो कौन सा सेल है जो कि ई न्यूक्लिएटेड है, यानी कि उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो बच्चों वो आरबीसी है। तभी हम आरबीसी को ना रेड ब्लड सेल नहीं बोलते, हम इसको रेड ब्लड कार्पसल बोलते हैं। वो कौन सा सेल है जो कि जिसके पास खाली एक न्यूक्लियस है, तो बच्चों वो हमारे पास स्मूथ मसल है, ठीक है, वो स्मूथ मसल है बेसिकली। भाई वो कौन सा सेल है जिसके पास दो न्यूक्लियस हैं, तो जान लो वो फंजाई है। फंजाई भी कौन सा, तो बेसिकली पैरामीशियम है। वो कौन सा सेल है कि जिनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो जान लो कि वो बेसिकली स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्केलेटल मसल्स हैं। अब सुनो भाई मैंने कहा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की सराउंडिंग जान लो कि एक अदद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब लेकिन सवाल क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या फ्रीली परमीएबल, अच्छा एक बात जानो,
कि सेल मेम्ब्रेन वॉज सेमी परमिएबल, वो हर एक को अलाउ नहीं करती वो पास कर जाए, मगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फ्रीली परमिएबल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पिट्स हैं। पिट्स क्या, यहाँ देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं इस वाले पार्ट को जूम करूँ तो देखो ये मेम्ब्रेन के दोनों एंड्स ना साथ में कनेक्टेड होते हैं। देखो ऐसे ऐसे ये मेम्ब्रेन के दोनों एंड साथ में कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से बीच में रास्ता बन रहा है। इस रास्ते को हम पिट का नाम देंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पिट्स हैं, इसी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने कहा भाई क्या होगा, ये फ्रीली परमिएबल हो गई, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो जी। बाकी आप जानते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है कि जहाँ से प्रोटीन है, और राइबोसोम के हवाले से, राइबोसोम से मुंसलिक काम हो रहे होते हैं, प्रोटीन से ट्रांसलेशन वगैरह हो रही होती है, ठीक है। प्रोटीन से जुड़े जितने भी काम हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियोलस में हो रहे होते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करूँगा, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। भाई ये क्या है, यहाँ देखो, फर्ज करो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, इस न्यूक्लियस से ना ये स्टार्ट हो रहा है कौन, दिस इज बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये सारे के सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक चैनल है, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स का चैनल है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर ये सेल मेम्ब्रेन तक होता है, ठीक है। अब सुनो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 फॉर्म में हो सकता है, या तो ये सिस्टर्नी की फॉर्म में होगा, या फिर ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होगा, ठीक है, या फिर ये वेसिकल की फॉर्म में होगा। भाई सिस्टर्नी क्या होती है, तो ये देखो दिस वन, ये सिस्टर्नी, ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है दिस इज़ बेसिकली सिस्टर्नी, ठीक है। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, दीज आर ट्यूब्यूल्स, देखो ये वाले ये वाले ये वाले, ठीक है। वेसिकल्स क्या होते हैं, दीज आर वेसिकल्स, ये वाले, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं कह दूं कि इन सिस्टर्नी पर, इन ट्यूब्यूल्स पे अगर राइबोसोम्स आके लग जाएं, अगर राइबोसोम्स आके लग जाएं तो उस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और अगर राइबोसोम्स नहीं लगे हुए तो उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है। अब सुनो भाई, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होंगे, ठीक है, राइबोसोम्स होंगे, और स्मूथ में नहीं होंगे। भाई चूंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ है तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे ना, हमने कह दिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेबल होंगे, ठीक है, हालांकि SER यानी कि स्मूथ वाले नहीं होंगे। जान लो ये सिस्टर्नी या वेसिकल की फॉर्म में होंगे, जबकि जो SER है वो ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो राइबोसोम्स आधे प्रोटीन से मिलके बनते हैं, आधे RNA से मिलके बनते हैं, तो मैंने कहा कि प्रोटीन से जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो सारे के सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहे हैं, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड या फिर लिपिड से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, मैंने कहा पॉलीसेकेराइड और साथ में लिपिड से जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो सारे के सारे SER में हो रहे होंगे, ठीक है। अब आप जानते हो प्रोटीन के हवाले से काम है ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन कहाँ होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, ठीक है। जबकि SER में क्या होगा तो जान लो, डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि टॉक्सिक चीज़ों को वापस से नॉर्मल करना, इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन का नाम देंगे। तो डिटॉक्सिफिकेशन किसका काम बच्चों, तो वो SER का काम है, ठीक है। और इम्पल्सेस ले जाना भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, ठीक है। नाउ लेट मी मूव फॉरवर्ड, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, रुकिए मैं ज़रा एक पेज और ऐड कर लूँ। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा राइबोसोम के हवाले से, ठीक है। चलें जी भाई, राइबोसोम के हवाले से बात करेंगे। सब यहाँ देखो, लेट अस टॉक अबाउट दी राइबोसोम। तो सुनो बच्चों, सबसे पहले ये बात जानो कि राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, इनके सराउंडिंग में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, राइबोसोम्स 2 तरह के हैं, एक 70S है और एक 80S है। पहले तो अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करो कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास ना सिर्फ और सिर्फ 70S राइबोसोम होते हैं, मगर यूकैरियोटिक सेल के पास 70S भी होते हैं, 80S भी होते हैं। भाई वजह क्या है, क्या एक यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के पास 70S राइबोसोम नहीं है? बिल्कुल है।
इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास खाली 70s हैं और यूकैरियोटिक के पास 70s भी है प्लस 80s भी है। अब भाई ये एस क्या है, तो एस इज़ दिस सेडिमेंट यूनिट। साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम है सेडिमेंट, तो उसने अपने नाम के ऊपर इसको रखा। ठीक है, अब सुनो भाई 70s और 80s यहाँ देखो, बेसिकली ये दोनों के दोनों दो यूनिट से मिलके बने। देखो एक लार्जर यूनिट होगा और एक स्मॉलर यूनिट होगा। ठीक है, 70s में लार्जर यूनिट है 50s का और स्मॉलर है 30s का। 80s में लार्जर यूनिट है 60s का और स्मॉलर है 40s का। लेकिन आपका सवाल बनना चाहिए कि भाई ये तो फिर 80 बन रहा है, ठीक है, और ये तो 100 बन रहा है। मैंने कहा इसका 5 और इसका 5 बॉन्ड फॉर्मेशन में लग गया, और इनके बॉन्ड में जान लो मैग्नीशियम प्लस सॉल्ट, ये दोनों की दोनों हेल्प कर रही होती हैं इनके बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, ये 100 है, इसका 10 और इसका 10 बॉन्ड फॉर्मेशन में लग गया, तब जाके ये बच्चों 80s हो गया और ये वाला जाके 70s हो गया। ठीक है, अच्छा अब राइबोसोम्स ना मैंने कह दिया 50-50 हैं। क्या मतलब भाई 50% ये प्रोटीन से मिलके बने और 50% ये RNA से मिल के बने हैं। ठीक है, यानी कि अगेन प्रोटीन से जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो सारे के सारे राइबोसोम्स में हो रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक ही बात है, इसके बारे में बात करूँगा। अगेन देखो ये न्यूक्लियस था, ये इसके बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। ठीक है, फ़र्ज़ करो यहाँ से ये वेसिकल्स टूट रहे हैं। ठीक है, ये टूट के आगे जाके यहाँ जमा हो रहे हैं। ठीक है, जमा हो रहे हैं और जमा हो के बच्चों ये ऐसी लेयर्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसी लेयर्स फॉर्म कर रहे हैं। अब सुनो बेसिकली गोल्जी बॉडी में क्या हो रहा है। गोल्जी बॉडी में वेसिकल्स की रिसीविंग हो रही है। ठीक है, वेसिकल्स की मॉडिफिकेशन हो रही है, वेसिकल्स की फिनिशिंग हो रही है और वेसिकल्स की पैकेजिंग हो रही है। ठीक है, अब सुनो भाई गोल्जी बॉडी के दो फेस हैं। मैं कह रहा हूँ अगर ये वाला बाहर वाला फेस है, ठीक है, ये बाहर वाला फेस है, दिस वन इज आउटर फेस, और इस आउटर फेस को ना हम फॉर्मिंग फेस, देखो यहाँ से चीज़ें फॉर्म होंगी ना तो इसको हम फॉर्मिंग फेस भी बोलेंगे, और इसी को ना हम सिस फेस भी। देखो सिस क्या होती है, उभरा हुआ, ये ना ये देखो ये उभरा हुआ है ना, तो इसको मैं सिस बोलूँगा। ठीक है, दिस इज सिस फेस ऑल्सो। अब ये देखो ये वाला दिस फेस, ये क्या होगा, दिस वन इज इनर फेस, या फिर इसको हम मैच्योरिंग फेस बोलें, क्योंकि देखो चीज़ें यहाँ से मैच्योर होकर बाहर जा रही हैं तो मैच्योरिंग फेस, और इसी को हम ट्रांस फेस भी बोलते हैं। बिकॉज देखो ये खला है ना, देखो ये कैविटी बनी हुई है ये वाली, सो दिस इज़ बेसिकली ट्रांस फेस। ठीक है, अच्छा भाई काम क्या, मैंने कहा भाई सेल सिक्रीशन, लाइसोसोम की प्रोडक्शन, ठीक है, तमाम चीज़ों की प्रोडक्शन काम किसका है, गोल्जी बॉडी का काम होता है। ठीक है, नाउ लेट मी मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करूँगा। ठीक है भाई, सबसे पहले ये बात जानो कि माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और सुनो चलो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बच्चों जानो इस तरह की ना बहुत सारी इन्वेजिनेशंस हैं। ये देखो ऐसी वाली बहुत सारी इन्वेजिनेशंस हैं। ठीक है, इन इन्वेजिनेशंस को बेसिकली हम क्रिस्टी का नाम देंगे। ठीक है, दिस इज़ नॉट सिस्टर्नी, ठीक है, ये क्रिस्टी है। और इस क्रिस्टी के बच्चों बहुत सारे ना लॉलीपॉप लाइक पार्टिकल्स हैं जिसको हम F1 पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की ख़ास बात क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की ख़ास बात ये कि इसके पास अपना DNA है, इसके पास अपने 70S राइबोसोम्स हैं। देखो ये इसकी आउटर लेयर है, ये इसकी इनर लेयर है, और इसके इस ल्यूमेन होता है नहीं कि स्पेस में बहुत सारे H पॉजिटिव आइंस होते हैं। ठीक है, चले जी, माइटोकॉन्ड्रिया हमने क्या कहा भाई डबल मेम्ब्रेनस लेयर है, इसके पास क्रिस्टी है। अगर मैं इसकी मेम्ब्रेन को हटा दूं तो इसका नाम पड़ जाएगा माइटोप्लास्ट। ठीक है, मैंने कहा इसके पास बहुत सारे ऑक्सीसोम्स, यानी कि इसके पास बहुत सारे F1 पार्टिकल्स हैं, और इसमें मौजूद फ्लूइड को मैंने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम दे दिया। भाई फंक्शंस क्या क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला फंक्शन जानो, इसमें क्रेब्स साइकिल हो रही होती है, इसमें एरोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है। ठीक है, इसमें लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन हो रही होती है, और साथ में इसमें अल्कोहल की भी फर्मेंटेशन हो रही होती है। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया।
ये सारी वो बातें जो प्रॉफ के लिए आपको जानना ज़रूरी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ दी सेल, ठीक है। इससे बेसिकली एटीपी की प्रोडक्शन हो रही होती है। नाउ लेट मी मूव फॉर, अब मैं आपसे प्लास्टिड के बारे में बात करूँगा, ठीक है। भाई प्लास्टिड क्या है? डबल मेम्ब्रेनस है। यहाँ देखो भाई, प्लास्टिड भी ना सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लो मैंने कहा प्लास्टिड दो हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अगर मैं कहता हूँ ये कलर्ड प्लास्टिड है लेकिन यंग है, ठीक है, दिस यंग एंड कलर्ड प्लास्टिड इज कॉल्ड एज प्रोप्लास्टिड। और ये वाला कलरलेस है और बिल्कुल फारिग है, ठीक है, नॉन फंक्शनल है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एटायोप्लास्ट, ठीक है। अब सुनो बच्चों, ये कलर्ड वाला मज़ीद 3 प्लास्टिड्स में डिवाइड होगा, ठीक है। सबसे पहले रेड कलर का, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट। देन ग्रीन कलर का, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। और अगेन कलरलेस, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट। अब सुनो, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करेंगे। दे आर अगेन ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 अमाइलोप्लास्ट। तो देखो अमाइलेस, अमाइलो क्या होगा? तो बच्चों इसके अंदर बेसिकली स्टार्च स्टोर होगी, ठीक है। यहाँ देखो अगला क्या है? अगला है बेसिकली इलायोप्लास्ट। तो देखो इलायो, एल आ रहा है ना, तो इसमें लिपिड की स्टोरेज होगी, ठीक है। अगला क्या है? देखो अगला है प्रोटीनोप्लास्ट। तो देखो नाम से जाहिर है, प्रोटीन या प्रोटियोप्लास्ट में जो क्या होगा, इसमें बेसिकली प्रोटीन की स्टोरेज होगी, ठीक है। हमने यहाँ तक अपनी बात को मुकम्मल कर लिया। चलें जी, अब मैं आगे बढ़ा। देखो चलो वैक्यूल के बारे में बात करेंगे। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में आपसे मैंने बात कर ली है, गोल्गी बॉडी के बारे में बात कर चुका हूँ, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर चुका हूँ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लाइसोसोम, ठीक है। ये क्या करता है? देखो लाइसोसोम बेसिकली ना, देखो डाइजेस्टिव बॉडी होती है, ठीक है। ये चीज़ों को ना डाइजेस्ट करती है। फ़र्ज़ करो मैं कह रहा हूँ कि ये सेल है, ठीक है। इस सेल में ये खाना आ गया, ये खाना आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बैठा हुआ लाइसोसोम, ठीक है। अभी जब ये फारिग है ना, तो मैं इसको बोलूँगा दिस इज़ प्राइमरी लाइसोसोम। जब ये जाएगा और जाके इससे मिलेगा, ठीक है, इसको डाइजेस्ट करेगा, नाउ इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। और काम करने के बाद जब ये डाइजेस्ट कर देगा, नाउ इट इज़ कॉल्ड एज टर्शरी लाइसोसोम, ठीक है। अब सुनो भाई करता क्या है? तो बेसिकली ये फैगोसाइटोसिस करता है। मैं 2 लफ्ज़ बोलूँगा, फैगोसाइटोसिस। फर्स्ट करो भाई, ये लाइसोसोम था, ये इसके पास एक पार्टिकल आया, लाइसोसोम ने इसकी सराउंडिंग में इनवेजिनेशंस फॉर्म की, पार्टिकल ये रहा, और फिर देखते ही देखते लाइसोसोम ने उस पार्टिकल को इनगल्फ कर लिया, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस सॉलिड पार्टिकल के लिए होती है। देखो अगली क्या है? तीनों चीज़ें पीते हैं ना, पानी पीते हैं, तो पिनोसाइटोसिस बेसिकली ये लिक्विड के लिए होगी या फिर बहुत टाइनी पार्टिकल्स के लिए होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी? उम्मीद है कि आप सबको समझ आ रहा होगा, आप सब मेरे साथ होंगे, ठीक है। अच्छा चलें, लाइसोसोम देखिए करेगा क्या? तो मैंने कहा ये चीज़ों की डाइजेशन करेगा। अच्छा, अब डाइजेशन किस तरह? भाई 3 तरह की है। पहली है इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, दूसरी क्या है एक्स्ट्रा सेल के बाहर, और तीसरी होगी एपोप्टोसिस। मतलब आपको पता है कि पहले जब हम सब माँ के पेट में हैं तो उस वक्त हमारे हाथ ऐसे होते हैं। अब इन हाथों में यहाँ पे लाइसिस होगी, यहाँ पे डाइजेशन होगी, इधर इधर इधर। ये कौन करेंगे? तो ये बेसिकली लाइसोसोम करेंगे। तो इसको हम एपोप्टोसिस का नाम देंगे। एपोप्टोसिस क्या है बच्चों? सेल की मौत, सेल की प्रोग्राम डेथ, यानी कि प्री प्लान डेथ जो कि लाइसोसोम करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इसके बारे में भी अपनी बात को मुकम्मल कर लिया है। चलें, ये सब भी हो गया। मैंने कहा इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। कौन कौन से होंगे भाई? लाइपेज होगा, ग्लाइकोसाइडेज होगा, प्रोटीएज होगा, पेप्टाइडेज होगा। ये सारे के सारे एंजाइम बेसिकली ब्रेक डाउन के लिए होंगे, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास एक पार्टिकल है। मैंने कहा इस पार्टिकल को ब्रेक डाउन कौन करेगा? लाइसोसोम्स करेंगे। जाएंगे और जाके इसकी ब्रेक डाउन करवाएंगे, और जब बच जाएगा, जब उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो फिर ये एक रेसिडुअल बची हुई बॉडी बन जाएगी, ठीक है। चलें जी, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ व्हाट इज़ मीन बाय दिस पेरोक्सीसोम? अच्छा, इससे पहले मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ली है, मैंने न्यूक्लियस की बात कर ली है, ठीक है, राइबोसोम्स की बात कर ली है, ठीक है। और क्या रह गया? पहले
न्यूक्लियस की बात कर ली है, ठीक है। इसके जोन्स याद करने इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, ठीक है। हमने फैगोसाइटोसिस के बारे में बात कर ली है, हमने डायरेक्शन के बारे में बात कर ली है, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ पर आ जाइए। अच्छा, अब देखें लाइसोसोम के हवाले से ना 3 बातें जान लो। लाइसोसोम, पर ऑक्सीसोम, ठीक है, ग्लाय ऑक्सीसोम, ठीक है। सुनो, लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये एनिमल में भी हो सकता है, ये प्लांट में भी हो सकता है, ठीक है। पर ऑक्सीसोम में आप जान लो, इसको याद करोगे, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ठीक है। ये पहला एंजाइम पर ऑक्सीडेस, जो कि जान लो ये अहम होता है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की ब्रेकडाउन के लिए। H2O2 बॉडी में रह जाए टॉक्सिक है, तो इसकी ब्रेकडाउन कब आता है कौन? पर ऑक्सीडेस। अगला क्या है भाई? कैटालेस है, ठीक है। अगला क्या है भाई? हमारे पास ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेस है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ ग्लाइऑक्सीसोम क्या है भाई? तो इसके पास सिंपल लाइपेस होता है लिपिड को तोड़ने के लिए, ठीक है। ये हमने इसकी बात यहाँ तक मुकम्मल कर ली है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। FM में जेनेटिक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो भाई, ये जान लो, एक नॉर्मल बॉडी 60% पानी से मिलके बनी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान जिसका वज़न 70 kg है, तो उसकी बॉडी में 42 लीटर्स पानी है, ठीक है। हम रोज़ाना 2.3 लीटर, ठीक है, हम रोज़ाना 2.3 लीटर पानी पी रहे होते हैं, ठीक है। यूरिन में हमारे पास 1.4 लीटर लॉस हो रहा होता है, पसीने से 100 ml, फीसेस में, ठीक है, 100 ml अगेन, स्किन से 350 ml, और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से जो भाप निकलती है सांस में, उससे अगेन 350 ml जो है ना भाई, वो लूज़ हो रहा होता है। यहाँ देखो, अगर एक औरत है तो औरत की जो बॉडी है वो 55% पानी से मिलके बनी है। मर्द की 70 kg मर्द की बॉडी 60% वाटर से मिलके बनी है, ठीक है। एक बच्चे की बॉडी 65% और एक इन्फेंट की, छोटे बच्चे की बॉडी 75% वाटर से मिलके बनी है, ठीक है। यहाँ तक हमने अपनी बात को। अच्छा अब देखो, व्हाट इज़ मीन बाय दिस ऑस्मोसिस। बिफोर डिस्कसिंग दिस, यहाँ देखो, ट्रांसपोर्ट 2 तरह की है। मैंने कहा एक पहाड़ है, मुझे पहाड़ के ऊपर गाड़ी लेके जानी है, क्या मैं रेस दूंगा? बिल्कुल दूंगा। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट की जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो, इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये हमेशा लो से हाई कंसंट्रेशन पर होगी, ठीक है। अगला सुनो, अगर मैं गाड़ी अब पहाड़ से नीचे लेके आना चाह रहा हूँ, मैं रेस छोड़ भी दूँ, गाड़ी इजीली नीचे आ जाएगी, हाई से लो इजीली आ रही है। दिस इज़ बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ठीक है। मैंने कहा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल्स हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स दी लोअर। देखो यहाँ देखो, मैंने कहा यहाँ पानी ज़्यादा है, यहाँ पानी कम है, तो इस ज़्यादा जगह से पानी का कम वाली जगह पे ट्रांसफ़र होना, दिस इज़ बेसिकली ऑस्मोसिस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। डिफ्यूजन क्या है? मैंने कहा यहाँ पे गैस पार्टिकल ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम है, तो गैस पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसफ़र होना, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और जो स्लोप बना है ना, इसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलेंगे। इस स्लोप को मैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का नाम दूंगा, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली है। इसकी ऑस्मोलैलिटी क्या है? पानी का जो समझो कि एक प्रेशर पड़ रहा होता है, उसका जो जोर लगाना पानी का वॉल के ऊपर, उसको हम ऑस्मोलैलिटी बोलेंगे। भाई इसकी जान लो वैल्यू कितनी है, 1 मिली ऑस्मोल कितना है, 1/1000। इसको देख लेना, एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। सुनो, मैं हाइपो का मतलब क्या होता है? कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। हाइपो और हाइपर का फैसला ना हम सेल के इन्वायरमेंट में मौजूद सॉल्यूट पे करेंगे। सॉल्यूट पे मैं कह रहा हूँ सॉल्यूट कम है तो हाइपो। अब अगर सॉल्यूट कम होगा तो वाटर ज़्यादा होगा ना। अगर हाइपर में बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है तो वाटर कम होगा,
ठीक है। और सेल के अंदर देखो उल्टा कर लो, हाइपो में बाहर सॉल्यूट कम था तो सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा। हाइपर में बाहर सॉल्यूट ज़्यादा था तो सेल के अंदर सॉल्यूट कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा। अब सुनो भाई, हाई स्लो में जाएगा ना तो क्या होगा, सुनो, हाइपो के अंदर वाटर कम है सेल के अंदर और बाहर ज़्यादा है, तो बाहर से पानी अंदर की जानिब मूव करेगा। सेल के इन्वायरमेंट से वाटर सेल के अंदर की जानिब मूव करेगा और सेल फट जाएगा, ठीक है। यानी कि सेल बर्स्ट किस में होगा, हाइपोटोनिक में। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि सेल बर्स्ट देखो किस में हो रहा है, तो हाइपोटोनिक में सेल बर्स्ट हो रहा है। और देखो मैंने कहा था हाइपर में सेल के बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, सेल के बाहर वाटर कम है, सेल के अंदर ज़्यादा है, तो वाटर अंदर से बाहर की जानिब जाएगा और सेल कैसा हो जाएगा, तो सेल श्रिंक हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि सेल श्रिंक कम होता है तो सेल हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में बेसिकली श्रिंक हो रहा होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपने यहाँ तक मेरी बात को समझ लिया होगा। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है नर्व इम्पल्स, और साथ में उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा रिगार्डिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। सब यहाँ देखो भाई, फ़र्ज़ करो ये मेरे पास ना एक एक्सॉन है, ठीक है। एक्सॉन की लेयर को मैं एक्सोलीमा बोलता हूँ, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली एक्सोलीमा। सुनो, दो भाई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो भाई हैं। पहले का नाम है सोडियम और सोडियम घर के बाहर है। सोडियम के घर के बाहर होने की वजह से सोडियम कमा रहा है, बड़ा भाई कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है, तो घर के बाहर ना सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। छोटा भाई नाम है पोटेशियम, शैतान है, घर के अंदर है, लड़ता रहता है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। घर में अब्बू हैं, अब्बू का नाम है सोडियम पोटेशियम पम्प, ठीक है। अब सुनो भाई, कहीं से ना ये एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है, इम्पल्स आया। अब इम्पल्स के आते के साथ ही मैंने कहा इम्पल्स के आते के साथ ही ना ये सोडियम बड़ा भाई जो कि बाहर पॉजिटिव का बाइस था, बाहर पॉजिटिव था ना, ये भाग के घर के अंदर आ जाएगा। और जब ये घर के अंदर आया तो इसकी वजह से, इसके बाहर से चले जाने की वजह से बाहर कैसा हो गया भाई, बाहर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब घर के अंदर था पोटेशियम, छोटा भाई था ना, तो छोटा भाई गुस्सा हुआ कि भाई ये बड़ा भाई घर के अंदर कैसे आया। तो छोटे भाई ने हालात नॉर्मल करने के लिए लीकी चैनल से बाहर जाने का फैसला किया, बाहर चला गया। और जब ये बाहर गया तो ये वापस बाहर पॉजिटिव लेकर आ गया। भाई फिर से मैंने क्या कहा, मैंने कहा घर है, उस घर में बाहर क्या है, बाहर पॉजिटिव है ड्यू टू सोडियम, अंदर नेगेटिव है ड्यू टू पोटेशियम। नो, पोटेशियम के बाइस नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव आइंस की वजह से नेगेटिविटी है। पोटेशियम का इफेक्ट इतना कम है कि ये उनकी नेगेटिविटी पे कोई असर नहीं कर सकता, ठीक है। सुनो, मैंने कहा भाई फड्डा हुआ, एक्शन पोटेंशियल आया, इम्पल्स आया, सोडियम भाग के अंदर आ गया। जब सोडियम भाग के अंदर आया तो बाहर पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी आ गई। अब पोटेशियम को गुस्सा आया कि भाई मेरा भाई डर के अंदर आ गया, तो पोटेशियम लीकी चैनल से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया और बाहर जाके इसने वापस सारा का सारा पॉजिटिव कर दिया। अब इतने में अब्बू जाके, अब्बू कौन, सोडियम पोटेशियम पम्प, अब्बू गुस्सा हुए कि भाई ये सोडियम अंदर क्या कर रहा है और ये पोटेशियम बाहर क्या कर रहा है। तो अब्बू ने 3 सोडियम को पकड़ा, बाहर भेजा, और 2 पोटेशियम को पकड़ के वापस अंदर लेकर आए। अब यहाँ ग्राफ देखो भाई, सबसे पहले मैंने कहा कि रेस्टिंग, देखो ये जब सेल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखो ये RMP था, मैंने कहा जैसे इम्पल्स आया सोडियम भाग के अंदर आ गया। जब सोडियम भाग के अंदर आया तो बाहर नेगेटिविटी, देखो ये नेगेटिव पे जा रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है। जब सोडियम अंदर आया तो सोडियम के अंदर आने को हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, डीपोलराइजेशन। लेकिन मैंने कहा पोटेशियम ने वापस बाहर जाके पॉजिटिविटी लाई थी, देखो ये पोटेशियम बाहर जा रहा है, कुछ ज़्यादा चला गया, दिस इज़ रीपोलराइजेशन, वापस बाहर पॉजिटिव का आ जाना, रीपोलराइजेशन। लेकिन पॉजिटिविटी कुछ ज़्यादा आ गई थी ना, देखो रेंज से कुछ ज़्यादा आ गया। सो दिस इज़ बेसिकली हाइपर पोलराइजेशन। फिर अब्बू जाके थे, अब्बू ने वापस हालात नॉर्मल किए थे, दिस इज़ बेसिकली रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। दिस इज़ अबाउट नर्व इम्पल्स, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आपसे बात करूँगा अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, जिससे बहुत सारे टॉपिक बन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ, ये देखो इसकी डायग्राम आई गेस मैंने शामिल की थी, को ये देगा, ये अब्बू जागे में, अब्बू 3 सोडियम को बाहर फेंक रहे हैं और 2 पोटेशियम को वापस अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये भी अगेन
में आती है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, ये ट्रांसपोर्ट है बेसिकली। ट्रांसपोर्ट देखो, मैंने कहा था ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो हमने पैसिव तो पढ़ ली, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देखो दो तरह की होती है। क्या होती है, मान लो ये आपकी यूनिवर्सिटी है, ये आपका घर है, ठीक है, ये आप हो और ये आपका एक दोस्त है, ठीक है। आपको लेने वैन आई और ये वैन घर से जा रही है यूनिवर्सिटी। आपके साथ आपका दोस्त भी इस वैन में बैठ गया छप्पड़ में और ये वहाँ पहुँच गया। अगर कोई चीज़ आपके साथ आपके ही डायरेक्शन में जा रही है तो इसको हम बोलेंगे को ट्रांसपोर्ट। देखो मैंने कहा ये सेल मेम्ब्रेन है, ये कोई कैरियर है, ठीक है, कैरियर है। ये कैरियर मुड़ के अंदर आना था, अब यहाँ पे लगा ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ कोई और आयन भी लग गया और ये मुड़ के अंदर आ गया सेल के अंदर, दिस इज़ को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लेकिन अब अपोजिट देखो, आपकी वैन जा रही थी, आपका दोस्त ऑलरेडी यहाँ वेट कर रहा था, ठीक है, वैन यहाँ पहुँची, अब वैन ने वापस भी तो आना है ना। तो जब आप यूनिवर्सिटी गए, तो जब आपकी वैन यूनिवर्सिटी पहुँची तब दोस्त उसमें बैठ के वापस घर आ गया, दिस इज़ काउंटर ट्रांसपोर्ट। यहाँ देखो, अगर मैंने कहा कि ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये अगेन ट्रांसपोर्टर है, ग्लूकोज यहाँ लगा हुआ है, ये घूम के अंदर आना था, तो ये वाला पार्ट भी तो बाहर जाएगा ना, तो दूसरा आयन यहाँ लग जाएगा कि जब ग्लूकोज अंदर आए तो ये वाला आयन बाहर निकल जाए। दिस इज़ बेसिकली काउंटर ट्रांसपोर्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्पी, ये भी अगेन ऑस्पी आती है, ठीक है। इसकी डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, दिस इज़ को ट्रांसपोर्ट, दोनों साथ अंदर आ रहे हैं। लेकिन जब सोडियम अंदर आ रहा था तो कैल्शियम लग गया और कैल्शियम इसी आड़ में बाहर निकल गया, दिस इज़ काउंटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये आपसे पूछते हैं कि कौन को ट्रांसपोर्ट करता है, कौन काउंटर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। चलो जी, यहाँ पर आओ, मैं आपसे अब बात करूँगा साइनैप्स के बारे में या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। देखो मैंने कहा साइनैप्स क्या है, दो न्यूरॉन के बीच का गैप, ठीक है। अब यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, साइनैप्स से पहले वाला प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, साइनैप्स के बाद वाला पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। अब देखो भाई, साइनैप्स एक्सॉन के बीच भी हो सकता है, साइनैप्स एक्सॉन डेंड्राइट, एक्सॉन सेल बॉडी, किसी के भी बीच में हो सकता है। फर्स्ट करो मैंने कहा ये एक्सॉन है और पोस्ट साइनैप्टिक एक डेंड्राइट है, ठीक है। तो एक्सॉन पे आप जानते हैं कि ये क्या है, ये सारे बेसिकली निस्सल ग्रैन्यूल्स, और निस्सल ग्रैन्यूल्स में कौन होते हैं, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। और पोस्ट साइनैप्टिक में जो कि डेंड्राइट है, डेंड्राइट पे रिसीविंग के लिए बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं और ये एक दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा या खुलेगा या बंद होगा। अब सुनो भाई, कैल्शियम हम खाते हैं ना, तो कैल्शियम आया और कैल्शियम ने आते के साथ ही इस निस्सल ग्रैन्यूल को बर्स्ट कर दिया। जब ये बर्स्ट करेगा तो ग्रैन्यूल बच्चों क्या होगा, फट गया, और जब ये फटा तो इसके अंदर से सारे के सारे ट्रांसमीटर्स गिर गए और ये गिर के इन रिसेप्टर्स पे लग गए। अब सुनो बच्चों, ट्रांसमीटर्स ना, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं बेसिकली ये दो तरह के हो सकते हैं, दे कैन बी आइदर एक्साइटेटरी और दे कैन बी आइदर इनहिबिटरी। यानी कि या तो वो इम्पल्स को पास करवाएंगे, यानी कि या तो वो गेट को खुलवाएंगे या गेट को बंद करवाएंगे। फर्स्ट करो, सोसाइटी का गेट है, आपकी गाड़ी आई है, अगर तो आप एक्साइटेटरी हो, वहाँ के रिहायशी हो, तो गार्ड गेट खोल देगा, अगर रिहायशी नहीं हो, आप इनहिबिटरी हो, तो गार्ड दरवाज़ा बंद कर देगा। अब सुनो, मैंने कहा ये ट्रांसमीटर था एसिटाइल कोलिन, तो एसिटाइल कोलिन ना एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसके बाइस गेट खुलेगा और इम्पल्स इजीली पास कर जाएगा। भाई मेरा हाथ है ना, ये मेरा हाथ है, तो मान लो ये इम्पल्स यहाँ से है, ये साइनैप्स है, अगर एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर हुआ ये आगे जाएगा, ब्रेन तक जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ये इनहिबिटरी होता तो दरवाज़ा ना खुलता। चलो अगर एक मरतबा इम्पल्स पास कर गया इन रिसेप्टर्स पे मौजूद ट्रांसमीटर्स के बाई, जो कि एसिटाइल कोलिन था, क्या ये गाड़ी हमेशा अब गेट पे लगी रहेगी? नहीं ना, दूसरी गाड़ी भी तो आनी है। तो यहाँ पे एक एंजाइम आएगा और वो एंजाइम बोलेगा चलो भाई हटो, तो एंजाइम इनको हटाएगा, इसको हटाएगा, हटो यहाँ से, इनको रिमूव करवाएगा। ये एंजाइम कौन है? तो हर न्यूरोट्रांसमीटर का स्पेसिफिक एंजाइम है, तो ये एंजाइम बेसिकली एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज है, ठीक है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज है। दिस इज़ बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर साइनैप्स, ठीक है। इसकी डायग्राम आई गेस मैंने शामिल
ओके, मैं आपको भेज दूंगा डायग्राम, ठीक है। चलें, अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ और हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि इसका सिर्फ हवाला हमें लेना, ठीक है। हम ANS के बारे में बात करेंगे। सुनो भाई, इससे पहले कि मैं ANS पे जाऊँ, हमें इस बात को समझना है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो दो तरह का है। वो या तो, चलो उसी पे आ जाओ, वो या तो बच्चों आपका नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक है या फिर वो सोमैटिक है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं उठ के पानी पीऊँ, जो काम मेरे इख्तियार में है वो सोमैटिक में आ रहे हैं, जो वॉलंटरी एक्शंस हैं वो सोमैटिक में आ रहे हैं, और जो काम मेरे इख्तियार में नहीं है, जो इनवॉलंटरी हैं, वो ऑटोनॉमिक में आ रहे हैं। अब देखो, ऑटोनॉमिक भी दो तरह के हैं, एक है पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा है सिम्पैथेटिक। भाई पैरा हो जाओ, हल्के हो जाओ, यानी कि रिलैक्स हो जाओ। तो पैरासिम्पैथेटिक बेसिकली रिलैक्सिंग मोड पे काम करता है, और सिम्पैथेटिक फड्डे में फाइट फ्लाइट फेयर में काम करेगा। अब यहाँ देखो, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ब्रोंकस, आई, ठीक है, रेटिना। मुझे बताओ, लड़ाई में हार्ट बीट तेज़ होती है हल्की होती है? भाई ज़ाहिर बढ़ती है ना। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को बढ़ाता है, और जब घर में हो तो हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है। भाई फड्डे में, गुस्से में ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, और पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल रखेगा। क्या कभी ऐसा होगा कि लड़ाई में आप बोलो भाई मैं ज़रा वॉशरूम से आ रहा हूँ? नहीं ना। तो फड्डे में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा डाइजेशन को रोकता है, और घर में 100 बार जाओ, ठीक है। भाई जब हम लड़ रहे हैं, हम डर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, तो इस वजह से हम सांस ज़्यादा लेंगे, तो ब्रोंकस की डायलेशन हो जाती है। तो मैंने कहा ये ब्रोंको डायलेशन कॉज करेगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल सांस लो तो ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा, ठीक है। लड़ाई में हमें ज़्यादा देखना है, हमें ज़्यादा चौकन्ना रहना है ना, तो रेटिना की, जो रेटिना है इसकी डायलेशन करवाएगा सिम्पैथेटिक, और इसकी कंस्ट्रिक्शन करवाएगा कौन? पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। मैं आपको वापस सब फिरदौस पे लेके जा रहा हूँ। चलें जी, ANS के बारे में बात हुई भी है। अच्छा, इसमें बहुत डेप्थ में आपको नहीं जाना, बस ये जान लो कि सिम्पैथेटिक क्या है। अच्छा देखो, एड्रिनल ग्लैंड भी अगेन सिम्पैथेटिक को प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है। बाकी सारी बातें आपको याद नहीं करनी फ़िलहाल इस चैप्टर में। आप जब, अच्छा नर्व्स भी आपको एनाटॉमी में आपको अगेन आ जाएंगी, तो आपको ज़रूरत नहीं है फिजियो में नर्व्स याद करने की। कॉलिनर्जिक देखो कौन होंगे? देखो दो तरह की फाइबर्स हैं, नंबर 1 इज कॉलिनर्जिक, नंबर 2 एड्रिनर्जिक। कॉलिनर्जिक कौन है? एसिटाइल कोलिन वाले, जो नॉर्मल सिस्टम्स में काम करें। देखो एसिटाइल कोलिन बेसिकली सिम्पैथेटिक में भी काम करेगा और पैरासिम्पैथेटिक में भी काम करेगा। तो यहाँ से MCQ आता है कि कॉलिनर्जिक फाइबर्स जो एसिटाइल कोलिन वाले हैं वो सिम्पैथेटिक यानी कि फड्डे में भी काम करेंगे और रिलैक्सिंग मोड में भी काम करेंगे, जबकि जो एड्रिनर्जिक हैं दरअसल बेसिकली आपके एमरजेंसी हार्मोन्स हैं। कौन कौन से? एड्रेनलिन, एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन। तो ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करेंगे, ठीक है। नाउ यू हैव 2 टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है। एक आपके पास निकोटिनिक है और एक आपके पास मस्कुलिनिक है, ठीक है। ये अगेन आप एनाटॉमी के अंदर पढ़ रहे होंगे, आपको ज़रूरत नहीं है फिजियो के अंदर इसको ज़्यादा याद करने की, ठीक है। ये सारी बातें लिखी हुई कि भाई लड़ाई में क्या होगा और नॉर्मल मोड में क्या होगा। इस चार्ट में बिल्कुल सेम बातें लिखी हुई हैं कि यूरिनेशन देखो कब आएगी भाई, यूरिनेशन कब होगी? जब आप रिलैक्स होगी ना, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यूरिनेशन को प्रमोट करता है और सिम्पैथेटिक रोकता है। भाई मुँह में पानी कब आएगा? सलाइवेशन कब होगी? मुझे फड्डे में क्या बिरयानी का कोई समझो कि नाम निशान होगा कि भाई किसी का बिरयानी बन रही है, तो मुझे मेरा शायद ध्यान उस वक्त जाएगा भी नहीं ना वहाँ पर। तो इसी वजह से सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सलाइवेशन को रोकता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सलाइवेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। तो बच्चों ये थी आपकी पूरी की पूरी FM की फिजियोलॉजी, जो कि 1 शॉट लेक्चर है। आप इजीली इस लेक्चर के बाद FM के MCQs का आप सॉल्व कर सकते हो। अगर इसमें कोई किसी कॉन्सेप्ट में आपको मसला, आप किसी कॉन्सेप्ट की डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। हमेशा तरह मैडीज़ की वेबसाइट पे आपको इन तमाम तर टॉपिक्स के जो कि आपकी स्टडी गाइड में आपको MCQs मिल रहे होंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह।